और फिर नेक्स्ट वो बताता है ऑर्थोडोंटिक आर्चवेयर के कौन कौन से डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं। सबसे पहले वो बताता है कि प्रेशियस मेटल अलॉयज़ जो थे ना वो यूज़ होते थे, वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में उसने क्या यूज़ होते थे। उसमें आपके पास गोल्ड और इस तरह के प्रेशियस मेटल्स आ जाते हैं। तो गोल्ड इटसेल्फ तो वो कहता है सॉफ्ट होता है बहुत, ऑर्थोडोंटिकली यानी वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन उसके साथ आप डिफरेंट दूसरे मटेरियल्स ऐड करके प्लैटिनम, पैलेडियम या कॉपर वगैरह ऐड करके तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो इतनी इम्प्रूव कर सकते हैं कि आप उसको ऑर्थोडोंटिक पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकें। लेकिन विद टाइम उन्होंने देखा है कि उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब ऑब्वियसली आपके पास दूसरे अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं। तो जो प्रेशियस मेटल अलॉयज़ हैं उनकी जो ऑर्थोडोंटिक यूज़ है वो कम हो गया है काफ़ी। फिर सेकेंडली जो वो मटेरियल बताता है वो स्टेनलेस स्टील या कोबाल्ट क्रोमियम अलॉयज़ है। तो स्टेनलेस स्टील बेसिकली आपकी जो फार्मूलेशन उसकी है वो 18% क्रोमियम और 8% निकल है जो मेजर उसके कंपोनेंट्स हैं, इसलिए उसको 18-8 स्टेनलेस स्टील भी कहते हैं। और बेसिकली इसमें वो दो प्रोसीजर्स बताता है आपको, एक स्टील को सॉफ्ट करने के लिए बताता है, उसको एनीलिंग कहते हैं, और एक स्टील को हार्ड करने के लिए बताता है, उसको आप कोल्ड वर्किंग कहते हैं। तो अब प्रोसीजर्स दोनों जो हैं उनकी डिटेल ऑर्थोडोंटिकली तो इतनी ज़रूरी नहीं है उसको समझना, लेकिन अगर उसको ब्रीफली हम देखें तो एनीलिंग जो है जिससे आपका मटेरियल सॉफ्ट होता है वो इस तरह है कि आप स्टील का एक रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, उससे ऊपर उसको हीट करते हैं और थोड़ी देर तक उस टेम्परेचर के ऊपर उसको मेंटेन रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल करते हैं, उस रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे ले जाते हैं। तो इस तरह जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह चेंज होती हैं कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। और इस तरह का जो एनील्ड आपका स्टेनलेस स्टील होता है उसकी एग्जांपल आपके पास ये है कि जो आपका स्टेनलेस स्टील लाइगेचर होता है ना, स्टील लाइगेचर जिसको आप कहते हैं, तो वो सॉफ्ट सा होता है और मोल्डेबल होता है, यानी उसकी फॉर्मेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है, वो ब्रेक नहीं होता और आप उसको शेप दे सकते हैं, बेंड्स वगैरह उसमें इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस तरह के स्टील के अंदर। तो जो आपके पास स्टील लाइगेचर है ना वो इसकी एक एग्जांपल है एनील्ड स्टेनलेस स्टील की। दूसरा जो है वो कोल्ड वर्किंग से आप उसको हार्ड कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि आप उसको लो टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट उसकी डिफॉर्मेशंस कहते हैं स्टील की, तो उसको आप बेसिकली कोल्ड वर्किंग कहते हैं। अब ये एक यानी ऑब्वियस सी बात है कि जितनी आप स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे तो उतनी उसकी फॉर्मेबिलिटी कम होती जाएगी, यानी उतना उसको बेंड करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उतना वो ब्रिटल होता जाएगा। और जितना वो सॉफ्ट होगा यानी जितनी उसकी स्ट्रेंथ कम होगी उतना वो इजीली बेंड हो जाएगा और उतनी उसकी फॉर्मेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो पार्शली एनील्ड आपके पास जो स्टील है वो अवेलेबल होता है, डिफरेंट जो हमारे पास आर्च वायर्स हैं वो पार्शली एनील्ड होती हैं, यानी उसमें आपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया होता है इतना कि आपकी ऑर्थोडोंटिकली जो भी आपने काम करना है वो हो जाए। और ऑब्वियसली जब आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो आपकी फॉर्मेबिलिटी कम होती जाएगी। तो उस यानी आपने इस तरह से इतनी पार्शियल एनीलिंग करनी है, यानी उसको सॉफ्टनेस और हार्डनेस के दरमियान में इस तरह रखना है कि एक तो उसकी स्ट्रेंथ एडिक्वेट हो जाए, दूसरा ये कि उसकी फॉर्मेबिलिटी भी आपके लिए फिजिबल रहे कि आपने अगर कोई उसके दरमियान में बेंडिंग्स वगैरह करनी है तो वो इजीली हो सके। तो वो फिर कुछ ग्रेड्स बताता है। अगर आपका स्टील जो है वो बहुत हाई स्ट्रेंथ का है तो उसको सुपर ग्रेड कहते हैं, लेकिन वो कहता है कि सुपर ग्रेड्स के जो स्टील होते हैं वो बहुत ईजीली यानी बहुत ब्रिटल होते हैं, फॉर्मेबिलिटी उनमें नहीं होती, अगर आप उनको बेंड करना चाहेंगे तो वो ब्रेक हो जाएंगे। जो रेगुलर ग्रेड है वो आप इजीली आप बेंड कर सकते हैं, यानी उसकी फॉर्मेबिलिटी अच्छी होती है। तो अगर तो आपको कोई शार्प बेंड्स नहीं चाहिए तो आप सुपर वाला यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने बेंडिंग ज़्यादा करनी है तो आप उसमें रेगुलर ग्रेड वाला जो स्टील है वो यूज़ कर सकते हैं। अब फिर इसके अंदर कोबाल्ट क्रोमियम के अलॉयज़ के बारे में वो बताता है, उसकी एक एग्जांपल एलजी अलॉय है, लेकिन उसमें भी कोई इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है क्योंकि उनका भी जो यूज़ है वो कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। तो उसमें कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट समझे उसमें यही है कि वो थोड़ा सा फॉर्मेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है और आप उसको शेप वगैरह देने के बाद हीट ट्रीटमेंट करके थोड़ा सा हार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप ऑफ आर्चवेयर मटेरियल है वो नाइट आई है। तो नाइट आई के बारे में
वो ये बताता है कि इनिशियली जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह हैं कि उसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, यानी इजीली डिफॉर्म नहीं होती, वो बेंड हो जाती है, और वो लार्ज डिफ्लेक्शंस के ऊपर भी लो अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है। तो ये जो उसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसको एज इनिशियल अलाइनमेंट की जो वायर है ना उसके लिए बहुत सूटेबल कर देती है। वो फर्दर जो इसकी डिटेल है वो ये है कि जो नाइट आई वायर है वो आपकी दो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती है। एक आपका ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर है और एक आपका मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर है। जो ऑस्टेनेटिक आपका स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है हाई टेम्परेचर्स पे और लो स्ट्रेस के ऊपर। इसी तरह जो आपका मार्टेनसाइट है वो आपका लो टेम्परेचर के ऊपर और हाई स्ट्रेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। जो मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर है वो आपका ज़्यादा स्टेबल है और मोनोक्लिनिक फेज़ के अंदर है, जबकि जो ऑस्टेनाइट है वो आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर है। अब इनकी जो है ना टेम्परेचर और स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो फेज़ शिफ्ट होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपने लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर किया तो जो नाइटा है वो मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर से ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज होगी। इसी तरह टेम्परेचर कम करने से वो ऑस्टेनेटिक से मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर में आ जाएगी। इसी तरह आप स्ट्रेस चेंज करें तो ये जो फेज़ शिफ्ट है, फेज़ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये होगी। अब इसके लिहाज से ना इसकी दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। एक को आप कहते हैं शेप मेमोरी और एक को आप कहते हैं सुपर इलास्टिसिटी। तो ये दो उसकी इम्पॉर्टेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ बनती हैं, या आप कह लें कि ये दो चीज़ें वो शो करती हैं जो बाकी जो आपके मटेरियल्स हैं वो शो नहीं करते। अब जो शेप मेमोरी है वो बेसिकली हीट या टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, और जो सुपर इलास्टिसिटी है वो मैकेनिकल बेस्ड है, यानी वो स्ट्रेस की बेस के ऊपर है, और जो आपकी शेप मेमोरी है वो टेम्परेचर बेस्ड प्रॉपर्टी है। अब जो आपकी शेप मेमोरी है ना और जो हीट एक्टिवेटेड प्रॉपर्टी है, बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझें कि आपने हाई टेम्परेचर के ऊपर जब एक मटेरियल यानी नाइट आई ऑस्टेनेटिक स्टेट के अंदर मौजूद है, आपने उसको एक शेप दे देनी है। फॉर एग्जांपल आपने, यानी ऑर्थोडोंटिकली अगर आप देखें ना तो आप उसको आइडियल शेप दे देंगे जो आपकी आर्च की होनी चाहिए। ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर आप करेंगे। अब जब आपने उसको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर के अंदर यानी हाई टेम्परेचर के ऊपर एक आइडियल शेप दे दी है ना, फिर आप उसको करेंगे कूल। जब आप उसको कूल करेंगे यानी लो टेम्परेचर की तरफ लेके आएंगे तो उसके अंदर जो यानी उसकी जो फेज़ चेंज होगा, यानी वो ऑस्टेनाइट से मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगी वायर जो है आपकी। फिर इस स्टेज के अंदर आप उसके अंदर बेंड्स इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब बेंड्स आपने इस तरह से देने हैं जो आपकी इनिशियल आर्च है, वायर को इस तरह बेंड्स देंगे वो सारी जो हैं क्या कह लें दांत, उनकी ब्रैकेट्स को इंगेज कर ले। अब ये एक मतलब इस तरह समझ लें कि यहाँ से एक दांत बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ अंदर पड़ा हुआ है, यहाँ क्राउडिंग है, यहाँ क्राउडिंग है। तो इस तरह आपने अपनी वायर को मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर बेंड्स दे दिए हैं। अब ये होगा कि बेसिकली ये शेप मेमोरी या हीट एक्टिवेशन इसको कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये है कि जो बेंड्स आप लो टेम्परेचर के ऊपर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर के अंदर देते हैं वो ऑस्टेनेटिक जो उसकी शेप होती है जिसको आपने बेंड दिया होता है वो ऑस्टेनेटिक स्टेज वो वायर रिमेंबर करती है। और जब दोबारा इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो ये वाली जो शेप है उसकी ऑस्टेनाइट वाली, क्योंकि उसने वो याद की हुई है, तो ये वायर वापस इस शेप के अंदर आ जाएगी। अब ये होगा कि जब आप इस वायर को इंट्राओरली लगाएंगे, अब इंट्राओरली आपका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा तो वो वापस इस शेप के अंदर आने की कोशिश करेगी। और जब यहाँ पे आपने दांतों के साथ सारी ब्रैकेट्स इंगेज हुई होंगी तो वो वायर आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाती हुई
सब दांतों को इस तरह इनिशियल फेज़ के ऊपर अलाइन कर देगी। अब जो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर आपका था वो आपने फाइनल पोजीशनिंग के ऊपर बनाया हुआ है, और मार्टिन साइड जो स्ट्रक्चर जो बेंडिंग आपने कूल करके की है वो जो इनिशियल आपकी मैल ओक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग की है। तो ये शेप मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली ये है कि ऑर्थोडोंटिकली ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, या आप कह लें इतना क्लिनिकली इससे एडवांटेज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एक तो इतना इंट्राओरली टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज़ नहीं करता कि आपकी वायर ग्रेजुअली जो है वो इस शेप के अंदर आए, और ये है कि वो इंट्राओरली तो टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है। तो यानी ये देखा गया कि ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। वैसे ये देखा गया कि अगर आप इस तरीके से करें तो ये सिंगल वायर ऑर्थोडोंटिक्स हो जाएगी। आप एक ही वायर लगाएंगे और वो इवेंचुअली आपको सारी अलाइनमेंट करके दे देगी, और इवन इसके अंदर आप फिनिशिंग बैंड्स भी दे सकते हैं इनिशियली ही, तो वो आपकी जो फिनिशिंग जो टचेज़ होते हैं ऑर्थो के वो भी इसी के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली देखा गया कि ऑर्थो के लिए ये इतना नहीं है फिजिबल। ये जो क्या वो बताता है स्पेस प्रोग्राम्स हैं वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली जो प्रॉपर्टी है नाइट टाइम आइज। तो जो सेकंड आपके पास प्रॉपर्टी है वो सुपर इलास्टिसिटी है। ये आपकी है मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड, यानी स्ट्रेस के ऊपर बेस्ड। अब जिस तरह स्ट्रेस में आपको ऊपर पता है कि जो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर है वो लो स्ट्रेस के ऊपर होता है, और जिस तरह स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे तो आपका मार्टिनसेटिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगर आप वही एक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बना लें, या आप इसको लोड डिफ्लेक्शन कर्व कह लें, तो जब आप स्ट्रेस यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपका स्ट्रेस है, तो जब आप स्ट्रेस इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं ना तो ये इलास्टिकली डिफॉर्म होती है, और ये आपका लो स्ट्रेस है एरिया, तो ये आपका ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर होगा इस वक्त यहाँ पे। जब एक थ्रेशोल्ड स्ट्रेस पे पहुँच जाएंगे तो फिर यहाँ से उसका फेज़ शिफ्ट शुरू होगा, फिर कुछ अरसे तक यानी स्ट्रेस के ऊपर आपका वो फेज़ शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पे वो ऑस्टेनाइड से मार्टिन साइड में चेंज हो रही है। अब अगर इससे स्ट्रेस इंक्रीज़ करेंगे ना तो फिर वो टोटली मार्टिन साइड के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और मार्टिन साइड इलास्टिकली डिफॉर्म करेगा। यानी पहले ऑस्टेनाइड इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा था, स्ट्रेस इंक्रीज़ होने पे वो मार्टिन साइड में शिफ्ट हुआ, और फिर मार्टिन साइड इलास्टिकली डिफॉर्म कर रहा है, और फिर जब स्ट्रेस उससे भी इंक्रीज़ करेंगे फिर वो प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा और इवेंचुअली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा उसका है मतलब फेज़ शिफ्ट है सारी स्ट्रेस के अकॉर्डिंग। अब अगर तो आप मार्टिन साइड की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले स्ट्रेस रिलीज़ कर देते हैं ना, तो फिर ये फेज़ शिफ्ट सारा उल्टा वापस आ जाएगा। तो किसी एक स्टेज पे आप उसको फ़र्ज़ करें यहाँ पे छोड़ते हैं ना, तो वो कुछ अर्से तक जो मार्टिन साइड स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा जब आप स्ट्रेस कम कर रहे हैं। फिर जब वो स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाएगा तो वापस फेज़ शिफ्ट शुरू हो जाएगा मार्टिन साइड टू ऑस्टेनाइड, और ऑस्टेनाइड के जब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो फिर वो स्ट्रेस ख़त्म करते जाएंगे तो वो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ये सारी उसकी फेज़ शिफ्ट है आपकी स्ट्रेस की बेस पे। तो इस सारे जो इसका बिहेवियर है इसको हम सूडो इलास्टिसिटी भी कह लेते हैं कभी कभार। अब उसकी रीज़न ये है कि आपका जो स्ट्रेस स्ट्रेन या लोड डिफ्लेक्शन का ग्राफ बन रहा है ना वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, यानी आपने परमानेंटली मार्टिन साइड के डिफॉर्म होने से पहले तक अगर आपने स्ट्रेस रिलीज़ किया तो वो ओरिजिनल शेप में वापस तो आ गई है, लेकिन उसका ग्राफ स्ट्रेट नहीं है, जो आपका यूजुअली स्ट्रेट ग्राफ होता है ना जिसको आप इलास्टिक पार्ट ऑफ द ग्राफ कहते हैं, तो ये उस तरह नहीं है। तो इसलिए इसको सूडो इलास्टिसिटी कहते हैं, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये देखा गया है कि ये रिवर्सिबल डिफॉर्मेशन शो करती है दूसरी वायर्स की निस्बत 10 टाइम्स तक। यानी उसका एडवांटेज ये है कि एक फेज़ जब तक पूरा जितना वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता कर लेगा, फिर वो दूसरे फेज़ में शिफ्ट हो जाएगा और फिर दूसरा फेज़ इलास्टिकली डिफॉर्म करेगा, जबकि जो कोई और वायर होगी जिसमें सिंगल फेज़ होता है तो वो यहीं पे आके परमानेंटली डिफॉर्म होकर यहाँ पे आके कहीं ब्रेक हो जाएगी। तो इसको आप सूडो इलास्टिसिटी कहते हैं। अब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हीट एक्टिवेटेड भी हैं और मैकेनिकली एक्टिवेटेड भी हैं, इनका बेसिकली इंटर रिलेशन भी है। यानी आप ये समझें कि स्ट्रेस और ये यानी कम्प्लीटली अलग अलग प्रॉपर्टीज़ नहीं है, कुछ इनका आपस में
ओवरलैप भी आता है, आप ऐसे समझें। अब वो कहता है कि जो आपकी वायर्स मतलब उस वो प्रॉपर्टीज़ शो करती हैं जो जिसके दौरान आपकी ऑस्टेनाइट टू मार्टिनसाइट फेज चेंज होने होते हैं, उनको आप ए नाइटाई वायर्स कहते हैं, यानी ऑस्टेनेटिक नाइटाई वायर्स। और जो परमानेंटली आपकी मार्टिनसिटिक स्ट्रक्चर में ही रहते हुए अपना काम करती हैं, उनको आप एम नाइटाई वायर्स कहते हैं। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ से ये पता चलती है हमें, जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हमारा निकला है, कि ये अगर हमारा ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर है और ये मार्टिनसिटिक स्ट्रक्चर है, तो जो ऑस्टेनेटिक स्ट्रक्चर है, पहली बात तो ये कि ये आपका लो स्ट्रेस एरिया में प्रेजेंट है, तो ये ज़रा सॉफ्ट होगा, इसके रिलेटिवली इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, और ये आपकी समझें कि कम फोर्स लगाएगा आपके दांतों के ऊपर। तो इनिशियल अलाइनमेंट के अंदर आपका ए नाइटाई जो है वो बेस्ट रहेगा, जबकि जो एम नाइटाई है वो आपका ज़रा हाई स्ट्रेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये ज़रा ज़्यादा हार्ड होगा एज़ कम्पेयर टू ए नाइटाई और ज़्यादा फोर्सेस लगाएगा। तो ये आपका बेसिकली जो फिनिशिंग स्टेजेस होंगी उसके ऊपर ज़्यादा आपका सूटेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू ए नाइटाई। फिर वो एक हिस्टेरेसिस के कॉन्सेप्ट के बारे में हमें थोड़ा सा बताता है। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि जो आपकी नाइटाई की वायर है ना, उसको जितनी आप डिफ्लेक्शन देते हैं ना, यानी उसको आप लोडिंग कह लें, और जितनी फोर्स वो आपकी इन रिटर्न दांत के ऊपर लगाती है ना, उनमें फ़र्क होता है। तो ये जो डिफरेंस इन लोडिंग और अनलोडिंग है ना, इसको आप हिस्टेरेसिस कहते हैं।